प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 7वीं का जो पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक विविधता, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे और काफी अच्छे सीखेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर पाए, यूनिट टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर लेके आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के विषय में आपको बता दिया जाए। भारत के बारे में आपको जानना है। भारत जो है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व भर के अंदर 7वें नंबर पे लाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हमारे को पढ़ना है। भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर एक विशाल भूभाग बनाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में आपने क्या सीखा? भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार है, इनके साथ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अध्ययन हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है प्राकृतिक सीमाएं के बारे में। भारत के उत्तर भारत के अगर आप उत्तर में बात करें तो हिमालय की ऊंची श्रेणियां हैं। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो थार मरुस्थल है और अरब सागर दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये सारी चीजें आपकी पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। ठीक है, उत्तर में आपके पास हिमालय होता है, दक्षिण में आपके पास हिंद महासागर आ जाता है और पूर्व में आपके पास बंगाल की खाड़ी। पश्चिम के अंदर आप आते हैं तो ऊपर रेगिस्तान पाया जाता है, नीचे अरब सागर पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसके विषय में। फिर आ जाता है भारत के 5 प्रमुख भौतिक भाग। भारत के 5 मेन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो भारत के जो मुख्य भाग है उसमें सबसे पहले आता है महान पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंदर आपका हिमालय आता है। सेकंड नंबर पर आता है गंगा और सिंधु के मैदान, गंगा के प्लेन और सिंधु का मैदान। मरुस्थलीय भूभाग, जिसके अंदर आपका थार का नाम आपको याद रखना है। फिर प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। ये 5 चीजें हैं जो भारत के मुख्य भौतिक भाग है या फिर भौगोलिक भाग को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, एशिया का जल शिखर। इसका निर्माण जो हुआ था लगभग आज से 5 करोड़ साल पहले, जब भारतीय भूभाग यूरेशिया प्लेट से टकराया। पहले भारतीय भूभाग था ना, गोंडवाना के साथ स्थित था, जब वो उधर से बहता हुआ मूव करता हुआ यूरेशिया से आके टकरा। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का जो संबंध था, यूरोप और एशिया जब एक था तो यूरेशिया बोला जाता था, जो टकराया तो तब सिलवटे पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ। टकराने पे जो एक कोलाइड ऐसे होता है, ऐसे टकराया तो ऐसे ही निर्माण कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर ये 2 वाक़े, भारत था, ये यूरेशिया था। भारत जैसे आगे टकराया ना, टकराने के बाद सिलवटे पड़ी और कुछ इस शेप में आ गया, नीचे से मैदान हो गया और ये बीच में एक ऐसे टावर सा खड़ा कर दिया, पहाड़ सा बन गया। इसी से आपका हिमालय का निर्माण हो गया था। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है 2500 किलोमीटर लंबी है और यह एशिया के 6 देश, कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। ये 6 देशों के साथ अपने बाउंड्रीज को शेयर कर रही है। 25 किलोमीटर फैला हुआ है। कौन से 6 देश हैं? तो आप इजीली अपने मैप के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भारत है, भारत के बगल में नेपाल आ जाता है, चौथे में भूटान, उधर से देखूं तो चीन है, इधर आऊंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाते हैं। इन 6 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता, शेयर करता है। फिर आता है इन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय जो है ना आपका, इसको 3 मुख्य रूप में बांटा गया। कौन कौन से? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। सबसे पहले हिमाद्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी में आता है, जहां पर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित है। सबसे ऊंचा श्रेणी में आता है कंचनजंगा स्थित है। इसका क्या मतलब हो गया? ये तो सबसे ऊंची है, यहाँ पे बर्फ होता होगा, सबसे ज्यादा ठंडा भी है होता होगा। फिर हिमाचल की बात करें तो लघु है, मतलब उससे थोड़ी छोटी होती है। समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, जहां शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं। ये मीडियम लेवल का है, यहाँ पर ज्यादा ठंड नहीं होती, ठंड होती है लेकिन कम होती है। और यहाँ पर पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, नैनीताल, मनाली, मसूरी, ये सब पाए जाते हैं। और लास्ट में आपके पास आता है शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक जो होते हैं ऐसे हैं, ये निचली श्रेणी के हैं
ये नीचे होते हैं, छोटे होते हैं, इनके पास में जंगल पाए जाएंगे, इनके पास में वन्य जीव पाए जाएंगे, और ये मैदान और पर्वतों के बीच की जो दूरी होती है उसको खत्म करने का काम भी ये करती है। घने जंगल होते हैं, वन्य जीव होते हैं, और इन सब चीजों से ये घिरा हुआ होता है या फिर भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके आगे आप पढ़ते हैं तो गंगा के विशाल मैदान के विषय में आपको पढ़ना है। गंगेटिक प्लेन्स को इंग्लिश में बोलते हैं, गंगा के विशाल मैदान। ये मैदान जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ये जो मैदान है हिमालय से निकलती है। सबसे पहली बात कहाँ से निकलती है, तो ये मैदान जो है, ये सारे मैदान आपके हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है, जिससे अत्यंत उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श है, जो कि कृषि के लिए काफी आदर्श है। और इससे मिट्टी जो होती है काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, तो यहाँ पे खेती अच्छी हो पा रही होती है। फिर आता है जीवन रेखा। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में रहता है। भारत का जो पूरा जनसंख्या है ना, उसमें से काफी बड़ा परसेंटेज जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं आपके गंगा के विशाल मैदान में रहते हैं। क्यों रहते हैं, सवाल ही आता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि है ना, यहाँ पर उपजाऊ मृदा होने की वजह से उनको रोजगार वगैरह मिल जाता है। यहाँ से ये रोड और रेलवे का कनेक्टिविटी होता है, जिससे कि इनका जीवन यापन आसान हो जाता है। यहाँ विकसित परिवहन तंत्र मौजूद है, जो कारण बन जाता है लोगों के यहाँ रहने का या फिर पाए जाने का। ठीक है, थार मरुस्थल, जिसको विशाल भारतीय मरुस्थल भी बोला जाता है, तो यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। थार मरुस्थल जो है ना, मुख्य रूप से आपका गुजरात, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों और हरियाणा, चारों में फैला हुआ है। परिस्थितियां देखें तो यहाँ रेतीले टीले, यहाँ पर रेतीले टीले पाए जाते हैं। टीले क्या होते हैं, बड़े बड़े रेत के जो बन जाते हैं, पहाड़ टाइप के, उसको बोला जाता है, जो कि 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पानी की कमी और अत्यधिक तापमान भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर पानी की कमी होती है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक, संस्कृति की बात अगर आप करें तो यहाँ के लोग जो होते हैं ना, कठोर परिस्थितियों के अनुकूल अपने जीवन शैली विकसित की है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो रेगिस्तान वगैरह के लोग रहते हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंदर काफी चेंजेस लाए हैं, जीवन शैली अपनाया है। जैसे कि जैसलमेर का जो किला है, यूनेस्को विश्व धरोहर इसी क्षेत्र में स्थित है। जैसलमेर का जो किला वो नहीं पाया जाता है। यहाँ की क्या विशेषता विकसित की है, इनके यहाँ पानी की कमी होती है काफी ज्यादा वालों के पास, तो इन्होंने टांका हो गया या फिर पानी को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, प्रायद्वीप के पठार के बारे में आपको पढ़ना है। प्रायद्वीप के पठार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह 3 ओर से समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप के पठार जो है त्रिकोणीय क्षेत्र को बोला जाता है, जो कि तीनों ओर से समुद्र से कुछ इस प्रकार से है ना, पर इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ का आपका हिंद महासागर है। इस प्रकार से घिरा हुआ, यहाँ पर आपका श्रीलंका आता है, समझ लो ये तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, इसलिए इसको प्रायद्वीप के पठार हो जाता है। इंग्लिश में इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। खनिज और वन की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह क्षेत्र खनिजों, कोयला, तांबा आदि और वनों से समृद्ध है। मतलब यहाँ पे खनिज काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा, वन वगैरह पाए जाएंगे। यहाँ संथाल, गोंड और भील जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। यहाँ पर संथाल समुदाय पाई जाती है, गोंड समुदाय पाई जाती है, भील जैसे आदिवासी समुदाय भी यहाँ पर रहते हैं। नदियों की अगर आप बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ यहाँ बहती हैं। यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है, कावेरी जैसी नदियाँ भी बहती हैं। एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य आपको यहाँ पर बताया गया है, अरावली पर्वतमाला जो है ना, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये लगभग आज से 2500 साल पुरानी है। शीत मरुस्थल के अंदर आपको लद्दाख के बारे में पढ़ना है। भारत में एक शीत मरुस्थल भी है जिसे लद्दाख कहा जाता है। यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और इसकी सतह को चंद्रभूमि भी कहा जाता है। मतलब कि जो मरुस्थल है आपका, ये काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है और इसकी सतह को चंद्रभूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस प्रकार चांद के अंदर थोड़ी बहुत जगहों पर गड्ढे टाइप के है ना, उस प्रकार से यहाँ पर भी गड्ढे टाइप के होते हैं, इस वजह से इसको भी चंद्रभूमि सतह के रूप में भी कहा जाता है। काटकुनी शैली हिमाचल प्रदेश के घरों का निर्माण एक पारंपरिक पद्धति से होता है, जो उन्हें भूकंप से बचाते हैं। हिमाचल प्रदेश मीडियम
पहाड़ों में आ गया, वहाँ घूमने की जगह है, तो वहाँ पर है ना भूकंप वगैरह का खतरा रहता है, इसलिए वहाँ पर काटकोनी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी पद्धति या परंपरा है, फिर तरीका है पारंपरिक, जिससे भूकंप से बचने वाले घर बन जाते हैं और भूकंप से कोई भी समस्या नहीं आती है। फिर आ जाता है आपके पास गोमुख के विषय में। भागीरथी गंगा नदी का उद्गम स्थल, जो गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से आपका गंगा वगैरह बहना शुरू होती है, वो आपको बता गोमुख के अंदर भागीरथी, भागीरथी से गंगा बहती है। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 था आपका एसएसटी की बुक का, हिंदी मीडियम वालों का। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है या फिर कोई भी समस्या आ रही है, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। जिस भी चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन करना है वो आप चैप्टर कमेंट कर दीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको चैप्टर की डिटेल वीडियो आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।